लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में बात करी थी। आपका बेस क्लियर करने का कोशिश किया था कि इनकम मेथड कैसे डिराइव होता है, और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो चलो एग्जैक्ट फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले मुझे यह बताओ कि इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है। सोचो, इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या मिलता है, एनडीपी एट एफ सी। फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफ सी। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? ठीक है। अब इनकम मेथड में मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ फैक्टर इनकम लेनी है, यानी वो इनकम जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कारण मिलती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलो एक बार लिख लेते हैं। अब पहले मैं यहां पे लेबर लिख रहा हूं। अब आप पूछोगे क्यों सर, मेरी मर्जी। ठीक है, कोई लॉजिक है, बाद में बताता हूं। लेबर, लैंड, कैपिटल, सीपी मतलब कैपिटल, और ईएनटी मतलब हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर। ये चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो लेबर के बदले में हमें क्या मिलती है, सैलरी एंड वेजेस। बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि लेबर को क्या मिलेगा, लेबर को भैया हम हमारी सैलरी देंगे या उनको वेजेस देंगे। लेकिन जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं ना, तो इसको एक अलग नाम से लिखा जाता है, एंड दैट नेम इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा बाद में, बट लेबर खत्म हो गया तो चलो लेबर पे टिक मारते हैं। नेक्स्ट क्या था, लैंड। अब लैंड के बदले में क्या मिलती है हमें, याद करो, लैंड के बदले में हमें मिलती है रेंट। ठीक है, अब यहीं पे आर से शुरू होता हुआ एक और वर्ड है जो आप याद रख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। आर से रेंट, आर से रॉयल्टी। तो चलो लैंड भी खत्म हो गया। फिर कैपिटल, कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो चलो कैपिटल भी खत्म हो गया। अब एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो चलो एंटरप्रेन्योर भी ऐड हो गया, खत्म। वैसे तो खत्म हो गया, बट यहां पे एक और चीज है जो हमें ऐड करनी होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसका नाम होता है मिक्स्ड इनकम। द नेम इज मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, कि व्हाट इज मिक्स्ड इनकम। अब ध्यान से सुनना, मिक्स्ड इनकम जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स के कारण प्रोड्यूस होती है। किसके कारण प्रोड्यूस होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स के कारण। अब आप बोलोगे सर मतलब ही समझ में नहीं आया, चलो एक और बार समझाता हूं। मिक्स्ड इनकम का मतलब वो इनकम होती है जहां पे आप रेंट को अलग नहीं कर पा रहे हो, रॉयल्टी को अलग नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट को अलग नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट को अलग नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी अलग नहीं कर पा रहे हो। अपने रेवेन्यू में से आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि रेंट कितना है, रॉयल्टी कितना है, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमें तो पता ही होता है कि रेंट से इतना पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट से इतना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट इतना हो रहा है। हर बार पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, लेट्स से कि आप एक बंगलो में रहते थे, 3 फ्लोर्स का बंगलो है आपका। ठीक है, और एक दिन आप सडनली सोचते हो कि जो बेसमेंट वाला फ्लोर है वो तो खाली पड़ा है, तो चलो मैं ट्यूशन क्लास खोल लेता हूं उसमें। आपने पापा से बात करी, पापा ने बोला हाँ बेटा ट्यूशन का बिजनेस तो बहुत अच्छा है, ट्यूशन खोल ले तू। ठीक है, वैसे भी मेरे बेटे ने तो 12th में टॉप किया था, वर्चुअली से पढ़ाई करी थी उसने टॉप किया था, तो ठीक है तू ट्यूशन क्लासेस खोल ले। तो आपने बोला चलो ठीक है, घर के बेसमेंट में आपने एक ट्यूशन क्लास ओपन कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, अपने घर का रेंट आप एस्टिमेट कर पाओगे, कोई रेंट लेगा आपसे, आपको पता भी है कितना रेंट देना है, नहीं पता। ठीक है, फिर प्रॉफिट की बात करते हैं, आपको पता ही नहीं प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपको अपने एक्सपेंसेस ही नहीं पता ना, तो यू डोंट नो योर रेंट। ठीक है, लेट्स से कि आप एक टाइपिस्ट रखते हैं जो आपके नोट्स, क्वेश्चन पेपर ये सब टाइप करता, तो आप उसको सैलरी देते, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देते, बट यहां पे आपकी सिस्टर ही आपकी हेल्प कर रही है, तो वो आपसे कुछ सैलरी भी नहीं ले रही। तो बेसिकली आपकी जो इनकम आ रही है ना, उसमें से आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, रेंट कितना है, पापा ने जो पैसे लगाए थे उस पैसे के बदले में उनको इंटरेस्ट कितना दूं। और जब आपको ये सब चीजें ही नहीं पता, तो आपको ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जब आप अपनी इनकम में से ये सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो और इन सबको आप एक ही हेड के अंदर ले लेते हो, तो वो हेड को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। समझ में आया, बहुत सिंपल है। एक बार वापस डिस्कस करते हैं। इनकम मेथड इज द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ
फैक्टर इनकम काउंट करते हैं। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब ट्रांसफर इनकम किस किस टाइप की हो सकती है, देखो लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज योर ट्रांसफर इनकम। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो विंडफॉल इनकम। अब आप बोलोगे सर ये विंडफॉल इनकम क्या होती है? बेटिंग वाली इनकम, सट्टे वाली इनकम। आपने कोई हॉर्स रेस के ऊपर बेटिंग करी थी, उसकी इनकम को आपको फैक्टर इनकम में काउंट नहीं करना है, ठीक है। लेट्स से कि आपने लॉटरी खेली थी, उसके कारण जो इनकम आई दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। आपने अपने घर के कोई सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, उससे जो इनकम आएगी दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। याद रखना ये चीज। आपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचे, उसके कारण भी जो इनकम आएगी दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये सब चीजें याद रखना। क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी? ट्रांसफर इनकम नहीं इंक्लूड होगी, विंडफॉल इनकम नहीं इंक्लूड होगी, sale of share and debenture will not be included in the national income, will not be included in the factor income as well, and finally second hand goods and services अगर आपने सेल किया है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इन शॉर्ट क्या इंक्लूड होगा? ओनली एंड ओनली द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या क्या होती है? लेबर के बदले में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लैंड के बदले में रेंट, अब आर से ही शुरू होने वाला एक और वर्ड है रॉयल्टी, उसको भी ऐड कर लो, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट, एंड फाइनली द मिक्स्ड इनकम। समझ में आया? अब एक लास्ट चीज देखो, ये तो हो गया आपका फर्स्ट हेड, ये आपका फर्स्ट हेड हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये हो गया आपका सेकेंड हेड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड हेड मिक्स्ड इनकम। अब ये जो चीज बची ना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आपका थर्ड हेड होता है। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट हेड, ये हो गया आपका सेकेंड हेड। वैसे तो थर्ड हेड हुआ ये, लेकिन एक बार इसको सेकेंड ले लेते हैं। अब ये सारी चीजों को जब आप इंक्लूड करोगे ना, व्हेन यू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको आपका थर्ड हेड मिलेगा, ठीक है। आपको आपका थर्ड हेड मिलता है, और ये थर्ड हेड का नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। अब काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, आपको सिंपली पूछ लेंगे कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो याद रखना, लेबर का पैसा आप साइड पे रख दो, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आप साइड पे रख दो। मिक्स्ड इनकम को भी आप साइड पे रख दो। तो जो बाकी की चीजें बची, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी ऑपरेटिंग सरप्लस। तो याद रखना, इनकम मेथड के अंदर में सिर्फ 3 हेड होते हैं। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड इज मिक्स्ड इनकम, एंड थर्ड इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या देखना है? आप बोलोगे सर ऑलरेडी बहुत हेक्टिक हो गया, ये कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर में हमने क्या क्या देखा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। RRIP, ये याद रखना, अंडरटेकर का था ना RIP, वैसे RRIP, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलो, जब हम बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, तो इसके अंडर में भी एक फॉर्मूला होता है, हाउ टू कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट पॉइंट इज सैलरीज या फिर वेजेस इन कैश, ठीक है, प्लस नंबर 2 सैलरीज या फिर वेजेस इन काइंड। अब इसका क्या मतलब है? काइंड मतलब वो दयालु वाला काइंड नहीं, ठीक है, समझाता हूं इसका मतलब। एंड थर्ड इज, इसमें आप थर्ड ऐड कर दो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल, ये याद रखना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। थोड़ी हैंडराइटिंग माफ करना, हैंडराइटिंग हमेशा टीचर्स भी परेशानी रहती थी, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंडर में 3 हेड आते हैं, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये याद रखो कि अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग से दिया हुआ है तो ये तीनों को इग्नोर करना है। क्यों? ये तीनों को ऐड करने के कारण आपको ये मिल रहा है ना, बट अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग से ही दे दिया है तो फिर इन तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एज इट इज दे रखा है तो आप एज इट इज वही ले लोगे,
बट अगर नहीं दे रखा है तो आपको इन तीनों को ऐड करना है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले आपको बोला है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। कैश का क्या मतलब होता है, जब आपके यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा था, आपके यहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा था और आपने उसको कैश में या फिर बैंक चेक के रूप में सैलरी दे दी। कैश, चलो कैश की बात करते हैं, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, आपने उसको कैश में सैलरी दे दी, ठीक है, तो दैट विल बिकम सैलरी और वेजेस इन कैश। सेकेंड पॉइंट क्या है, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। काइंड का क्या मतलब होता है, आपने उसको पैसे नहीं दिए बट आपने उसको कुछ और दे दिया। लेट्स से कि उसको 5 लाख रुपए लेने थे आपसे, आपने उसको 5 लाख रुपए नहीं दी लेकिन आपने उसको एक गाड़ी दे दी, मतलब इनडायरेक्टली उसके पास में 5 लाख रुपए भी चले गए, ठीक है, बट कैश में नहीं गए, इट वेंट इन अ काइंड। काइंड का मतलब अदर फॉर्मेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सॉरी कैश ऊपर है काइंड नीचे है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। समझ में आया। थर्ड होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, जब भी आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसे आपकी बेनिफिट के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डालता है तो वो भी एक तरीके से आपकी इनकम ही थी। हमेशा याद रखना, पेंशन भी जो होता है ना, वो आप ही की सैलरी में से छोटा छोटा पार्ट कट करके वो लोग आपको लास्ट में एक बड़ा सा पेंशन दे देते हैं, ठीक है, तो आपकी सैलरी में से ही कट हो रहा था ना वो पार्ट, तो दैट इज ऑल्सो योर इनकम ओनली। लेट्स से इमेजिन करो, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मेरे यहाँ पे काम करोगे तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है, और लास्ट में मैं आपको 900 रुपीज दे रहा हूं। आप पूछते सर 100 रुपीज कहाँ गए मेरे, तो मैं बोलूंगा वो 100 रुपीज ना आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इन्वेस्ट किए हैं। तो वो 100 रुपीज आपके थे या मेरे थे, आपके ही थे ना, जो आपकी सैलरी में से कट करके मैंने वहां पे डाल दिए, तो दैट इज ऑल्सो योर इनकम, तो इसके लिए वो वहीं पे ऐड होगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमें 3 चीजें ऐड करनी होती है, क्या क्या ऐड करनी होती है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, salary and wages in kind, and the third one is employers contribution to the social security scheme। समझ में आ गया। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सिंपल है। मिक्स्ड इनकम एज इट इज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कभी कभी एक दूसरे नाम से मिल जाएगा, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स। तो समझ जाना मिक्स्ड इनकम मतलब मिक्स्ड इनकम ही होता है, ठीक है। रेंट भी आपको क्वेश्चन में एज इट इज मिलेगा, रॉयल्टी भी आपको क्वेश्चन में एज इट इज मिलेगी, इंटरेस्ट भी आपको एज इट इज मिलेगा। प्रॉब्लम आता है प्रॉफिट में, ठीक है। अब प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की भी 3-4 अलग अलग चीजें होती है जो आपको ऐड करनी पड़ती है। सबसे पहला चीज होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहली चीज होती है कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस क्या करेंगे इसमें हम लोग, प्लस करेंगे डिविडेंड, ठीक है, ऐड करेंगे डिविडेंड। अब डिविडेंड को एक और नाम से कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी हम लोग डिविडेंड को जानते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू ऐड इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स, फाइन। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है बताता हूं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं एक बार। डिविडेंड का मतलब आप लोग को पता है, लेट्स से कि कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसमें कंपनी ने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 2000 रुपए डिविडेंड के जैसे बांट दिए। तो डिविडेंड हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब बांट देना। तो डिविडेंड का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग। कुछ पैसा कंपनी अपने पास में बचा के रखती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी बांट देती है, कुछ हिस्सा अपने पास में बचा के रखती है, और कुछ चीजें टैक्स में निकल जाती है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का 3 चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, डिविडेंड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड द थर्ड थिंग इज रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स कभी कभी आपको एक और नाम से मिल जाएगा, दैट इज सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। कभी कभी ये नाम से भी आपको मिल जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स आपको कभी कभी सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से भी मिल जाएगा। तो दीज 3 थिंग्स यू हैव टू ऐड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। बट अगेन द सेम थिंग, अगर आपको प्रॉफिट एज इट इज क्वेश्चन में दे रखा है तो हम ये सब चीजों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो ये सब चीजों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्रॉफिट भी दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रखा है, डिविडेंड भी दे रखा है और रिटेन अर्निंग भी दे रखा है, फिर क्या करेंगे, चारों को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट एज इट इज दे दिया तो इन तीनों को इग्नोर करो।
सिमिलरली अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये चारों चीजें दे रखी है, तो हम इन तीनों को इग्नोर करके सिर्फ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ले लेंगे। सिंपल है। यहां पे आपका फॉर्मूला खत्म होता है। अब आप बोलोगे सर इतना लंबा फॉर्मूला, इसके पहला वाला फॉर्मूला इतना इजी था। डोंट वरी, एक्सपेंडिचर मेथड सबसे इजी है, ठीक है, बट अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इनकम मेथड, द सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। यहां पे हमने पढ़ा कि हम सिर्फ फैक्टर इनकम को काउंट करेंगे, ट्रांसफर इनकम को हम इग्नोर करेंगे। ट्रांसफर इनकम मतलब जैसे कि विंडफॉल इनकम, यानी कि आपकी लॉटरी, हॉर्स राइड्स के कारण जो आपकी इनकम आई है वो सबको हम इग्नोर करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की इनकम को हम इग्नोर करेंगे। ट्रांसफर इनकम को हम इग्नोर करेंगे। शेयर्स एंड डिबेंचर्स के कारण जो इनकम आई है उसको भी हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ फैक्टर इनकम को ही काउंट करेंगे। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? द इनकम दैट वी रिसीव बाय रेंडरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं: लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर को क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। आर से ही शुरू होता है, एक और वर्ड है रॉयल्टी, ठीक है। कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जब हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। एक बार इस चीज को भी हम लोग पूरा एक बॉक्स बना लेते तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या याद रखेंगे? RRIP, अंडरटेकर, रेस्ट इन पीस। RRIP, ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड द थर्ड थिंग इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था, ऐसी इनकम जो जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर्स के कारण आती है, या फिर ऐसी इनकम जिसमें से आप पार्ट्स नहीं बना पा रहे हो, तो उसको हम नाम दे देंगे मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो तीन हेड क्या हो गए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा NDP@FC मिल जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालेंगे? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे? R दैट इज रेंट, प्लस R दैट इज रॉयल्टी, प्लस I मतलब इंटरेस्ट एंड प्लस P मतलब प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको तीन चीजें ऐड करनी पड़ती है। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स, जो हमें सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से भी कभी कभी मिलेगी, प्लस डिविडेंड, जिसका दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एंड द थर्ड थिंग इज रिटेन्ड अर्निंग, वो पैसा जो कंपनी ने खुद के खर्चों के लिए बचा के रखा है। एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम, जो आपको एज इट इज क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब एक चीज याद रखना, जब भी फॉर्मूला इतना बड़ा होता है ना तो सम बहुत इजी आता है। ये चीज याद रखना, जब भी फॉर्मूला इतना बड़ा होता है ना तो सम्स कंपैरेटिवली इजी होते हैं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा आपको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप हेड्स देखो, 1 2 3 4 5 6 तो मेन हेड्स है, उसके अंदर में आप चीजें देखो ना तो 6 मार्क में आपको कितना ही पूछ लेंगे। तो बेसिक याद रखना, लेबर को मिलेगा कंपनसेशन, कंपनसेशन के लिए तीन चीजें, ठीक है। लैंड के बदले में रेंट प्लस रॉयल्टी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट, और एक नई चीज आज हमको पता चली दैट इज मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट के लिए तीन चीजें याद रखना। ये तो हो गई थियरी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द सम्स, जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आपको ये जानने को मिलेगा कि दिस मेथड इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स पार्ट।